और हमारे साथ वारिस पठान जी खुद जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। बहुत स्वागत है आपका वारिस पठान जी इंडिया न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो पूरा प्रदर्शन रहा है इसको कैसे देखते हैं AIMIM की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमको इज़्ज़त से नवाजा और हमको वहाँ पर सीमांचल में 5 सीटों के ऊपर कामयाबी मिली। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सीमांचल की उन तमाम आवाम का जिन लोगों ने भर भर के हमको दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजा, जिनकी बदौलत हम 5 सीट पर कामयाब हुए। उन्होंने दिखा दिया कि हम असद ओवैसी साहब की क़यादत को मानते हैं और हम डेवलपमेंट, विकास और उस सीमांचल को इतने सालों से पीछा छोड़ दिया था, उसको आगे ले जाने के लिए मजलिस का साथ दे रहे। और ये हम तो और सीटों पे जीत रहे थे मैडम। अब आप देखिए, बलरामपुर का मैं आपको किस्सा बताऊंगा जहाँ पे हमारे एडवोकेट आदिल हसन थे। 80,000 वोट लिया उन्होंने, उसके बाद रिकाउंटिंग में 389 वोटों से वो हार गए। अब मुझे बताइए, इनकी हार का जिम्मेदार कौन था? किसने उनके वोटों को काट दिया? कौन है ये जो बी टीम सी टीम बोलने वाले? तब सीमांचल की आवाम को फैसला करना है कि कौन बी टीम में, कौन सी टीम में, कौन डी टीम में। हम तो अच्छा, वारिस पठान जी, सर ये जो पूरा प्रदर्शन आप लोगों का रहा है, आप कह भी रहे हैं कि रोक लगाने का किसने षड्यंत्र रचा? जी, अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि अब आप और बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की जनता का सपोर्ट आपको मिला है, पिछली बार भी मिला था। ये बात अलग है कि 4 जो हैं विधायक वो बाद में चले गए आरजेडी में, लेकिन सर प्रदर्शन तो आप लोगों का बेहतर रहा और आप लोग और अच्छा लड़ सकते हैं। क्योंकि इस सुनामी में जो एनडीए की आई है उसके बावजूद अगर AIMIM इस तरह का प्रदर्शन कर रही है, मतलब जनता का भरोसा तो है इन पर। ये बिल्कुल हम लोग जीते हैं 5 सीट के ऊपर, और बाकी जो सीटों के ऊपर हमको कामयाबी नहीं मिली वहाँ का समीक्षण करेंगे, क्या हुआ, क्यों पब्लिक ने वोट नहीं दिया, जो भी है पार्टी बैठ के उसका समीक्षण करती है ना हमारे में। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं ढकेल देते कि भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमारे साथ तो जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ ना, 389 वोट से एक आदमी को हरा दिया। यही जो हमको इल्ज़ाम लगाते थे, यही वो जो आ रहे थे, इमरान शायर आया कि वहाँ पे गालियाँ जो बक रहे थे उनको पब्लिक ने जवाब दे दिया। वही पप्पू यादव जो थे ठोक ठोक के छाती बोल रहे थे कि अगर अमर से अख्तर ईमान जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो मैं पप्पू यादव को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आपको तो सियासत छोड़ देना चाहिए। अख्तर ईमान तो 40,000 की वोट से मार्जिन से जीत गए, और आप जिसके लिए बैटिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, कांग्रेस वाला वो तो तीसरे पोजीशन पे आया। रेजिग्नेशन कब दे रहे हो आप बताइए? संस्थापक उन्होंने भी ये कहा था कि अगर जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये बातें तो राजनीति में होती हैं, लेकिन सर एक बात बताइए, क्या आप लोगों ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा ये एक बड़ी वजह है आरजेडी की, या फिर कहा जाए महागठबंधन की इस तरह की हार की? देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने पहले ही महागठबंधन को कहा था कि आइए साथ में लड़ेंगे, हमको अलायंस में लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। हमने 6 सीटों की डिमांड की थी, 6 सीट, क्योंकि हमारे 5 MLA थे और एक बाई इलेक्शन में जीता था। क्या हमने गलत कर दिया? हर रीत से हमने इनको लेटर लिखा, इनके घर के बाहर तक चले गए। बिहार के हमारे प्रेसिडेंट इनको कहा ढोल बाजे के साथ कि अलायंस में लीजिए, मगर ये घमंड गुरु तहश में थे, इन्होंने हमको नहीं लिया। अब हम लड़ रहे हैं। बात नंबर 2 यहाँ पर ये भी आ रही थी ना कि लोगों को ये भी लगा कि बिल्कुल असद ओवैसी जो बोल रहे सही है कि 2% वाला मल्ला बन सकता है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, 14% वाला यादव बन सकता है मुख्यमंत्री, तो 19% वाला मुसलमान बिहार का क्यों नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? ये भी बात थी। बात नंबर 2, जो महागठबंधन के अंदर जो उनके नेता है अनाप शनाप बकवास कर रहे थे, पप्पू यादव की आपको मैंने बात बताया, तेजस्वी ने कितनी गंदी बात बोल दी असद ओवैसी साहब के बारे में। एक पत्रकार के जवाब पर उन्होंने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। क्यों भाई, कैसे चरमपंथी हो गया? अगर दाढ़ी और टोपी पहन लिया मुसलमान है तो वो चरमपंथी हो गया? जो हक, इंसाफ, न्याय, डेवलपमेंट, विकास, हिस्सेदारी की बात कर रहा हो, चरमपंथी हो गया? उन्होंने असद ओवैसी का इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने पूरे सीमांचल के मुसलमानों का इंसल्ट किया, पूरे भारत देश के मुसलमानों का इंसल्ट किया। हमने कहा आपको माफी मांगनी चाहिए इस बात पे। काफी सारी चीजें थी जो महागठबंधन को पब्लिक ने जवाब दे दिया कि हिस्सेदारी की बात होगी। अब जो हमारे विकास, डेवलपमेंट, हिस्सेदारी की बात करें उसके साथ जाएंगे। अब जो इंडिया गठबंधन जिसकी बात होती है, क्या आप लोग उसमें इन हैं? क्योंकि अब इंडिया गठबंधन तो बड़े ही तरीके से लाया गया था, लेकिन क्या अब इसका कोई भविष्य नजर आता है आप लोगों को सर? देखिए मैडम, हमने तो इनको कहा था कि साथ में लीजिए ताकि वोटों का विभाजन ना हो और बीजेपी एनडीए को हराया जाए। हमको तो साथ में नहीं लिया। हमने तो महाराष्ट्र में भी कहा था कि हमको साथ में लीजिए। सबसे बड़ी वजह सामने आती है, क्यों आखिरकार आप लोगों को साथ नहीं लेकर वो लड़ते? शायद लड़ते तो बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। मगर ये उनको कौन समझाएगा? आप ही जाके समझाओ उनको। हम तो उनके लिए पॉलिटिकल अनटचेबल्स हो गए हैं ना।
उनको तो घमंड गुरूर में है ना कि नहीं हम हिस्सेदारी नहीं देंगे, हमारे लिए मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, हमारे लिए मुसलमान सिर्फ वोट डालेगा, लेकिन जब मुसलमान पे जुल्म, अत्याचार, बेइंसाफी होगी तो हम खामोश बैठे रहेंगे। तो मुसलमानों ने जवाब दे दिया, अब हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे हक इंसाफ की बात करेगा, हिस्सेदारी की बात करेगा, हमारे में से लीडर बनाने की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए आगे ले जाने का काम करेगा। वो जवाब इनको मिल गया। अब इनको तो क्या है, मुसलमान दरी बिछाएगा। इलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, दाढ़ी टोपी वाले को चॉपर पे बिठा देते हैं, इलेक्शन के बाद उसी चॉपर से उसको लात मार के फेंक दिया जाता है। चुनाव के पहले रमजान में जाएंगे, खजूर खाएंगे, टोपी पहनाएंगे, बाद में सबको टोपी पहना के चले जाएंगे और बददारी बिछाएगा मुसलमान। तो ये तो नहीं चलता ना, मुसलमान को भी हिस्सेदारी चाहिए। क्या गुनाह किया, 19% वाला क्यों नहीं बन सकता बिहार का मुख्यमंत्री? जी अच्छा सर, ये जो हारने के बाद सर कल मेरी कई प्रवक्ताओं से महागठबंधन में बात हुई, खास करके कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी, SIR, ये तमाम मुद्दे रहे और हमने उठाए। अब वोट चोरी हुए, यही वजह है कि इतनी ज्यादा सीटें NDA को मिली है या फिर बाकियों को मिली है। ये जो आरोप है सर, कितना सही और कितना जायज लगता है? लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इकलौती बात है जो अक्सर कांग्रेस कहती है और इसी पर वो लड़ रही है, लेकिन जनता शायद कन्विंस नहीं हो पा रही वारिस पठान जी, क्योंकि लोग घरों से निकले, लोगों ने वोट डाला है। अब देखिए उनके प्रवक्ता क्या आपको बोलते हैं, तो उनको ही आप पूछो, उन्होंने ऐसा क्यों जवाब दिया? मैं सिर्फ ये जानना साफ बात बोल रहे हैं कि भाई अगर हार हुई है, देखिए SIR का जब आया था मुद्दा, मैं आपको बताऊं मैडम, SIR का जब मुद्दा आया था तो हमने कहा था कि SIR करिए, हमको उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उसमें प्रतिक्रियाएं थी ना, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, हमको उस पर ऑब्जेक्शन था, क्योंकि उतने सारे डॉक्यूमेंट कोई नहीं दे सकता था, उसकी नागरिकता छीनने का, वोटर राइट छीनने का डर था। तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब सब गए इलेक्शन कमिश्नर को, जाके मुलाकात की, 1-1.5 घंटा बात की कि आधार कार्ड को भी आपको जोड़ना चाहिए। उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर गया तो हमारे अख्तर ईमान साहब सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है, वहां पर केस चल, तो हमको SIR अब करें, लेकिन उसके अंदर आप ये जो प्रतिक्रिया ये गलत थी। अब जो सवाल वोट चोरी का जो ये लोग बोल रहे हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट थे, जो ex-MP इम्तियाज भाई ने कहा था कि उनके चुनाव के वक्त भी औरंगाबाद में कुछ 5 बजे अचानक से एक भीड़ जमा हो गई, नए नए चेहरे थे, उन्होंने लेटर लिखा आरोपों के बाद हमको CCTV फुटेज दो, वो भी नहीं दिया, और हुआ ये कि चुनाव के बाद वो आरओ बन गया वो मंत्री का PA। तो हमने कहा था नहीं मांगा, तो जो भी ये लोग बोल रहे हैं चुनाव कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को स्पष्टीकरण उसका देना चाहिए। मैं तो ये मेरा ये मानना है कि हार का समीकरण वो होता है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सर मैं यही आपसे जानना चाहती थी, क्योंकि देखिए वारिस पठान जी, सर कल बीजेपी को नहीं हरा सकते, कई बार कही, क्यों बीजेपी को नहीं हरा सकते? नहीं लगता कि आप लोगों को एनालिसिस करना चाहिए, सोचना चाहिए, तो वो उस बात पर एग्री हुए नहीं। एनीवे सर, वो तो उनका टेक है। खैर सर, मेरा एक सवाल आपसे अब ये, क्योंकि अब जनता ने आपको सीटें दी हैं, तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या हो सर? अब आप लोग नीतीश कुमार के साथ सपोर्ट करेंगे या फिर विपक्ष में रहेंगे? देखिए हम तो पहले भी 5 सीटों के ऊपर जीते थे, तो विपक्ष में ही थे, हम विपक्ष में ही रह के हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। वो अलग बात है 4 छोड़ के चले गए, मगर जो अख्तर ईमान साहब थे सिंगल MLA, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 800 करोड़ का फंड लेकर आया था। अभी भी विपक्ष पे रहेंगे और हमारा काम यही रहेगा कि जब हमारे MLA चुन के जाते हैं ना, तो MIM के शेर बोले जाते हैं, वो मुंह में दही जमा के नहीं बैठते, वो हक इंसाफ की बात करते, डेवलपमेंट का काम करते। तो मुझे यकीन है कि अभी जो हमारे MLA जीते, ये पूरी तरह से सीमांचल के विकास के लिए काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, सड़कें वगैरह जो खराब है उस पर काम करेंगे, और एजुकेशन हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी है उस पर काम करेंगे, और पब्लिक जनता देखेगी किस तरह से काम होता है। और वर्क इज अवर आइडेंटिटी, यही तो हम बोलते हैं ना। तो ये जनता ने हमको जो भरोसे के साथ जिताया, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम जनता का भरोसा तो नहीं तोड़ेंगे। अच्छा सर, पिछली बार भी जीते तो आप 5 में थे, 4 चले गए थे, लेकिन RJD के साथ इस बार ऐसा ना हो उसके लिए क्या प्रक्रिया की जाएगी? क्योंकि ये काफी गलत हो जाता है, एक तरह से जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ हो जाता है ये। मैडम, अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा, ये प्रूव हो गया ना। हमारे 4 जो गए थे उसमें से एक तो वापस आ गए, अब सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते। अब 3 जो वहाँ रह गए, उनका क्या अंजाम हुआ? 3 में से तो उन्हें टिकट नहीं दिया उनको लड़ने के लिए, और एक को जिसको टिकट दिया वो 4थे नंबर पे आया हमारे कैंडिडेट के सामने। 4था नंबर हमारा कैंडिडेट जीता जोकीहाट से, और उनका हारा। तो अब ये तो एग्जाम्पल सेट है सबके सामने कि तुमने गद्दारी की,
तो ऊपर वाले ने तुमको उसका बराबर नतीजा दे दिया। आरजेडी को भी समझ में आ गया कि तुम हमारे तोड़ के लेके गए, तुमको फायदा क्या हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। तो मुझे यकीन है कि हमारे जो अभी जीते हैं ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मजलिस के ही रहेंगे और पूरी तरह से सीमांचल में विकास का काम करेंगे। अच्छा सर, एनडीए पर इतना भरोसा जो जनता का है, 20 साल के बाद लोग कह रहे थे कि इनकम्बेंसी आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी दिखी और कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो बहुत शानदार तरीके का दिखा है। क्या वजह सर लगती है आपको कि इस तरीके की जीत यहाँ के लोगों ने दी है? 10% ज्यादा वोटिंग हुई थी 2020 के मुकाबले इस बार। कि पीपल्स मैंडेट है, ये जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहे इख्तिदार की कुर्सी पे बिठा सकती है, सत्ता में ला सकती है। जनता जिसको चाहे उसको उखाड़ के फेंक सकती है। तो जनता का जो भी मैंडेट है सबको मानना चाहिए। अब उनको बीजेपी को अगर हराना है तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, महागठबंधन स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। हमने यही कहा था ना पहले से कि बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। उस हिसाब से आपको चुनाव लड़ा। अब आपके पास तो थिंक टैंक है, बड़े बड़े कद्दावर नेता आपकी पार्टियों में तो भरे हुए हैं, तो उनको सबको बैठ के सोचना चाहिए ना कि हमको गाली बक के आगे बढ़ना। आप सोचिए आपकी हार की वजह क्या है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाइए और हराइए बीजेपी। अच्छा सर, जो आपको जिस तरीके से बिहार की जनता ने प्यार दिया है, आने वाले समय में क्या सर यही स्ट्रैटेजी और इसी मॉडल के तहत जिसको लेकर आप लोग चले हैं, क्या उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा कि AIM शानदार तरीके से चुनाव लड़ेगी क्या वहां पर भी? देखिए, जिस तरह से संविधान ने मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अधिकार दिया है चुनाव लड़ने का, उतना ही अधिकार हमको भी है। पूरे भारत देश में हम कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते जाकर। अब यूपी है, बंगाल है, यूपी में हमारी पूरी यूनिट है। हम चुनाव पिछली मर्तबा भी लड़ चुके हैं वहाँ पर, इस मर्तबा भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। और पूरी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे कैंडिडेट जीते और यूपी की असेंबली में जाए। पूरी मेहनत करेंगे, पब्लिक के सामने जाएंगे, उनके मुद्दों को लेकर जाएंगे और बात करेंगे। और फिर पब्लिक के हाथ में है किसको एक्सेप्ट करती है, किसको नहीं करती। पर हमको यकीन है कि इंशाल्लाह यूपी की भी आवाम हो या देश भर की आवाम ने असद ओवैसी साहब को अपना नेता माना है और मजलिस पर भरोसा करना शुरू किया है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका वारिस पठान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए।